राजनपुर में जो सैलाब आया है ये इसका बताएंगे थोड़ा, कौन से एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है? हाँ, ये अफेक्टेड कोटलेसन और दूसरा इलाका है फतेहपुर का है, ये पठानपुर वाला इलाका है, सही। ये फाजिलपुर है, सही। ये बहुत इलाके इफेक्टेड हुए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मकान आपने खुद देख लिए हैं। फाजिलपुर शहर में पानी छोड़ दिया उन्होंने, रुझान में पानी उन्होंने छोड़ दिया सरदारों ने अपने रकबे बचाने की। यहाँ कैंप की ज़्यादा ज़रूरत है, राशन ना लाएं आप, नकदी सही है। 2000 दो, 3 दो, 1 दो, जितना फुर्सत है, ठीक है जी, या नकदी दो या कैंप दो। राशन की जरूरत नहीं है, क्यों बात बंदा अपनी मर्जी से लेगा। कोई बीमार है उसके पास राशन है, लेकिन बीमार है, बुखार है, बीमारी है, वो कहाँ दवाई किससे लेगा? पैसे होंगे तो लेगा, अगर पैसे नहीं है तो कैसे लेगा वो? अच्छा, अभी क्या हाल है इधर बीमारी का? बीमारी है मच्छर, इतना मच्छरदानी, हाँ भूल गया मैं, मच्छरदानी की बड़ी। ये वो घर हैं कि जहाँ पर आज से कुछ दिन पहले तक रौनक हुआ करती थी, बच्चे खेला करते थे, घर वाले हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पे वीरानी है, खामोशी है और पानी है। सैलाब ने खाली इनके घरों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि इनके ज़रिए माश, इनके जानवर, इनकी फसलें, बल्कि इनकी खुददारी और खुद एतमादी को भी बहुत ठेस पहुंचाई है। वो लोग जो कुछ दिन पहले तक अपने घरों में बैठे हुए थे, अपनी फसलों की काश्तकारी में मशगूल थे और इस उम्मीद में जिंदा थे कि इस दफ़ा फसल बेहतरीन होगी और वो एक अच्छे तरीके से अपने घर वालों का ख्याल कर पाएंगे, आज वो खुले आसमान तले बैठे हैं। जैसे हालात जा रहे हैं तो कुदरती आफात कभी भी किसी को भी कहीं पे भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। वो लोग जो समझ के बैठे हैं कि शायद उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मगर वो भी महफूज नहीं है। आज ये मुश्किल वक्त इनके ऊपर है, कल किसी और के ऊपर हो सकता है। कोशिश यही है और इसमें पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सब ने मिलकर इस मुश्किल में उन हमारे बहनों भाइयों की मदद करनी है जो इस वक्त परेशान हैं। हज़ारों लोग इनमें ऐसे हैं जिन्होंने इस दफ़ा कितने ही लोगों की मदद करनी थी, लेकिन आज खुद इमदाद की इंतज़र हैं। इसी सिलसिले में हमारी कोशिश, जो TNT पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बहुत से बहनों भाइयों ने मिलकर इस सिलसिले में अपना एक हिस्सा डालने की कोशिश की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। तो कोशिश हमारी यही थी कि हम राजनपुर, फाजिलपुर और कच्चे के इलाके में उन एरियाज़ में पहुँचें, उन गाँवों में पहुँचें, देहात में पहुँचें जहाँ पर रोड नहीं जा रही और पहुँचना मुश्किल है। रात की तारीकी अब दिन के उजाले में तब्दील हो रही थी और फैसलाबाद से हम आगे आ गए थे, लेकिन मुल्तान से थोड़ा पीछे थे। मुल्तान के बाद हम पहुंचेंगे बहावलपुर, बहावलपुर के बाद हाजिर पीर का जो इंटरचेंज है वहां से हमने बाहर होना है राजनपुर की तरफ। तकरीबन हमारी ये जर्नी 4 से 5 घंटे की अभी रहती थी, क्योंकि साथ हमारी ट्रक था तो हमने आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ना था। जैसा कि इस चैनल के देखने वालों को इस चैनल की थीम का पता है कि ये बेसिकली एक ट्रैवल व्लॉग्स का चैनल है, जहां पर मैं अपने डिफरेंट एरियाज़ पे ट्रैवल करता हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने प्लान ज़रूर किया हुआ था कि इस साल मैं लाजमन सर्दियों में साउथ की तरफ जाऊंगा, साउथ पंजाब और सिंध, इन एरियाज़ में भी जाऊंगा जहां मैं आज से पहले नहीं गया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो जगह नहीं थी, मगर जिस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे थे उससे फिर ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं था। थ्रू आउट इस सफ़र में जहाँ पर भी हम रुके तो वहाँ पे हमने ट्रकों का एक बहुत बड़ी तादाद वो देखी जो इमदादी सामान लेके साउथ पंजाब और सिंध की तरफ जा रहे थे। बहुत खुशी हुई ये देख के कि ये ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने अपने बहनों भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा।
बस एक कंसिडरेशन और एक रिक्वेस्ट है वो तमाम लोग जो यहाँ से इमदादी सामान लेके जा रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा सैलाब का कहीं पे भी किसी एरिया में आता है तो वहाँ पर बहुत से नॉन डिजर्विंग लोग भी इमदादी सामान को इकट्ठा करने के चक्कर में वहाँ पर जमा हो जाते हैं। एक जैसे ही कोई इंटरचेंज आता है जहाँ से वो उस जगह का रास्ता जाता है जहाँ पे सैलाब आया तो वो खैमा बस्ती इंटरचेंज के बाहर से ही शुरू हो जाती है। तो देखने में भी यही आया इस एक्सपीरियंस में कि जब भी कोई इमदादी ट्रक आता है तो उसको उस एरिया के लोग घेर लेते हैं। वहाँ पर जो झोंपड़ियाँ वगैरह बना के बैठे हैं वो उस ट्रक को घेर लेंगे। और अब तो ऐसा भी सिचुएशन आ गई थी कि पूरा एक मोटरसाइकिलों का गैंग होता था जो ट्रकों को घेर लेता था और ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ के सामान फेंकना शुरू कर देता था। बहुत सारे ट्रक्स इस तरीके से वहाँ पर लूटे गए और इवन जो इमदादी सामान लेकर आए थे उनको भी ज़दोकोब किया गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काबिल मुज़म्मत अमल है। अब ये उच्च शरीफ के पास हम नाश्ते के लिए रुके और यहाँ पर हमने कहा कि जो ट्रक है इसके ऊपर से जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बैनर वगैरह कोई लगाया हुआ है तो उसको उतार लें, क्योंकि वही बात है कि यहाँ से आगे थोड़ा सा ही आगे जाके तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर आगे जाके ज़ाहिर पीर इंटरचेंज था, वहाँ से हमने बाहर निकलना था और उसके बाद राजनपुर का एरिया स्टार्ट हो जाना था। तो उस एरिया में जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि थोड़ी आइडेंटिफिकेशन इतनी आसान ना हो, हालांकि समझ तो जाते हैं लेकिन अगर बैनर वगैरह कोई लगा होगा तो वो तो बहुत ही ईजी गिव अवे होगा। तो उस चीज़ को समझते हुए हमने बैनर्स उतार दिए। तहसीन साहब अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ कोशिश कर रहे थे कि हमें लोकली यहाँ पे कुछ मदद मिल जाए, ताकि कुछ लोकल लोग होंगे तो वो हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में और ऐसे इलाकों की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकेंगे। ऑल्दो हमने कुछ होमवर्क तो किया हुआ था कि जहाँ पे हमें था कि फाजिलपुर और चकलसा जो है वहाँ पे हमने जाना है और रुझान वहाँ पे हमने जाना है, लेकिन स्टिल अब अंदर जाके कहाँ से कैसे किस तरीके का रास्ता होगा वो सारी चीज़ें कोई लोकल बंदा हो तो वो उसमें हेल्प कर सकता है। प्लस लैंग्वेज की भी एक बैरियर होता है, हम लोगों को उनकी लैंग्वेज उस तरीके से फ्लुएंटली आती नहीं है और इस वजह से भी एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ का कोई जो लोकल बंदा हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो साथ ही आपके दरियाए सिंध आ जाता है, जिसके ऊपर बेनज़ीर ब्रिज के ऊपर से आप गुजरते हैं और आगे कुछ ही फासले के बाद आपको कोट मिठन की चेक पोस्ट आ जाती है। वहाँ पर आपको अपनी एंट्री करानी होती है और पुलिस स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने हमें काफ़ी वहाँ पर बैठा के गाइड भी किया कि यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ हैं। सारा उन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिए और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और सिचुएशन हम उनको राब्ता कर लें। और साथ में इसी से सड़क राइट साइड पे भी जा रही थी, जहां पर उन्होंने हमें बताया कि 3-4 गांव हैं आगे जो काफ़ी बैडली इफेक्टेड हैं, क्योंकि दरिया भी साथ में जा रहा है तो यानी कि इट वाज अंडरस्टूड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ही कोट मिठन जो है ज़ाहिर पीर के इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ही था, तो यहाँ पे इमदादी सामान काफ़ी आता है और लोग भी यहाँ पे झुग्गियाँ वगैरह बना के बैठे हुए थे, तो मोस्ट प्रॉबली इनको काफ़ी इमदादी सामान मिल जाता है। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम यहाँ से आगे जाएंगे, वही प्लान के मुताबिक फाजिलपुर, चकलसा और रुझान इन 3 एरियाज की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे तो कोट मिठन की चेक पोस्ट थी, इसलिए यहाँ पे जितनी देर हम खड़े रहे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनी। लोग आते थे लेकिन पुलिस वाले उनको डिस्पर्स कर देते थे। लेकिन इसके अलावा जहाँ पे भी आप आगे जाएंगे, आप 2 मिनट के लिए भी अगर अपने ट्रक को गाड़ी को खड़ी करेंगे तो आपके इर्द गिर्द मोटरसाइकिलों वालों का और जो दूसरे आते जाते लोग हैं उनका रश बन जाएगा और वो ट्रक को देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये इमदादी सामान लेके आए हैं, तो वो फिर अपने अटैकिंग मोड में आ जाते हैं।
अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये तमाम लोग जिनकी झुग्गियां अब सड़क के साथ साथ मुतवातर नजर आ रही थी तो ये सारे के सारे फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा पीछे अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहां पर आपको बस्तियां नजर आती हैं जो कि ज़ेरे आब थी। लेकिन बात वही कि ये क्योंकि इंटरचेंज से बहुत करीब हैं और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर हैं तो यहाँ पर इनको तो इमदाद मिल ही जाती है, तो इसलिए फिर हम आगे बढ़ते गए ताकि हम ऐसे एरियाज में पहुंचे मेन रोड से हट के, रिमोटली आगे हम रोड के ऊपर जाएं, दूर जाएं जितना अंदर जा सकते हैं और उन बस्तियों तक, उन गाँवों तक, देहातों तक पहुंचें जहाँ पर लोग हमें वहीं पर बैठे हुए नजर आए, क्योंकि वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर कम लोग जाते हैं। तहसीन साहब का रब्ता एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से हुआ जो यहीं पर पोस्टेड थे और लोकल थे, और उन्होंने फिर हमें बताया कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा तबाही है, किधर किधर कितनी एड पहुँच रही है। काफ़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली जिससे हमें फिर आगे आइडिया हुआ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। कुछ एरियाज़ उन्होंने बताए लेकिन वो कुछ ज़्यादा दूर थे, उधर पहुँचने में प्रॉब्लम थी और रास्ते में रोड भी टूटी हुई थी। उन्होंने कहा कि रोड पानी के अंदर है लेकिन ये कि गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। रिस्की था तो हमने सोचा कि वो उतनी दूर आगे जाने की बजाय करीब जो एरियाज हैं उधर चले जाते हैं, और वो भी ऐसे एरियाज थे जहाँ पे जाने के लिए हमें काफ़ी सफ़र रिमोटली अंदर सड़कों पे, टूटी फूटी सड़कों पे तय करना था। तो फिर हमने यही सोचा कि इनको साथ लेके, और ये भी उनकी अच्छाई थी कि तहसीन साहब ने भी उनसे रिक्वेस्ट की और वो फिर हमारे साथ हो लिए, क्योंकि अगर वो साथ ना होते तो यहाँ पर इतने सारे लोगों में मोटरसाइकिलों वाले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो तो बिल्कुल धावा बोल देते हैं, तो उन लोगों के दरमियान इमदाद का सामान को बांट पाना बहुत मुश्किल हो जाना था। लेकिन क्योंकि वो साथ थे, उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया और आगे फिर हम जिस गांव में हमने जाना था, पहले गांव में, वहां पर जाके हमने कुछ वहां पे फूड बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके बाद फिर हमने आगे फर्दर कुछ गांवों में जाके डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारे साथ अफजल साहब थे। आगे जो अगली गाड़ी में जा रहे थे उन्होंने एक टर्न लिया और कच्चे रास्ते से होते होते हम फिर आगे बढ़ते जा रहे थे। अंदर कच्चे का इलाका कहलाता ही है और यहाँ पर लेफ्ट राइट जितना भी मैं देखता जा रहा था, टूटे हुए घर, तबाह हुए घर और तबाह हुई फसलें। कपास की फसलें थी जिसके अंदर पानी खड़ा हो गया था और ये पानी भी पिछले कोई 2 से 3 हफ्ते खड़ा हो गया यहाँ पे, और ये एक बड़े रकबे पे फैली हुई फसलें थी। क्योंकि ड्रोन शॉट से जब इसका मैंने एरियल व्यू लिया तो फिर अंदाजा हुआ कि कितने बड़े लेवल पर यह तबाही आई है और किस तरह सैलाब ने खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये अपना काम छोड़ दो भाई, बड़ा हो मैं हूं यार मत पूरी छोड़े मेहमान ये अल्लाह ताला की तरफ वसीला बने मेहमान मान। एक चीज का ख्याल करो कि कुछ नहीं, सारे अपने भरावां दा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सारे अपने भरावां दा ख्याल करो। जिस तक नहीं पहुंचे ਉਹਦਾ ख्याल करो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ख्याल ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, इंशाल्लाह वादा नहीं करते लेकिन ये सिलसिला जारी है। आओ बच्चे मेरे बुजुर्ग जेड़े ने इन्होंने भी बड़ी मदद की है। हां सवाल का काम गिनती करना है भाई, चलो ठीक है ना, गरीब ही ज्यादा बुढ़ा नहीं गिनती कर रहे हैं, गिनती यार सर्वर जी करने हैं सर्वर
अब जितनी मर्जी एहतियात से आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे ऐसे रश में आप लोगों को पता नहीं चलता। कई लोग हैं जो ले लेते थे फिर घूम के आ जाते थे और फिर अजीब व गरीब किस्म की बातें कि वो मेरा भाई था, वो मेरा छोटा भाई था, वो मेरा बड़ा भाई था, वो उसके लिए था, वो इसके लिए था। बहरहाल ज़्यादा सख्ती भी नहीं करने का दिल करता था कि यार लोग मजबूर हैं, क्योंकि ये सिचुएशन कोई ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली है या 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में बेहतर होने वाली है। ये अभी महीनों सिलसिला चलेगा। तो अल्लाह ताला बस ये था कि इनका ये मुश्किल वक्त थोड़ा सा आसानी से गुजार दे। अट्ठाईस थैले हो चुके हैं। जा रहे हैं। ये लोकल एक हमें अफजाल साहब मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1-2 बस्तियाँ हैं आगे जो बहुत ही बैडली हिट हुई हैं, तो उधर चल के वहाँ पे राशन तकसीम किया जाएगा। तो यही मेन रोड के ऊपर तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर इस तरह से गलियों में जाके और गाँवों में पहुंचना, ये लोकल ही बता सकते हैं कि बाहर से कोई आता है हमारी तरह तो वो उसे तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन लोकल को अगर आप साथ उनके अटैच हो जाएं तो वो फिर आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे इंटरनल ऐसे गांव हैं, बस्तियां हैं जो तबाह हुई हैं और वहाँ पर लोगों को राशन चाहिए। अंदर इसे अंदर से अंदर जाते जा रहे हैं और पता नहीं कि कहाँ पे जाके जो है ना ये फ्लड, अभी तक जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर यहाँ पे तो फ्लड का कोई असरात नहीं है। सारी फसलें वगैरह भी खड़ी हुई हैं और एरिया भी सही है। देखते हैं आगे चल के, कोई हो सकता है कहीं किसी जगह पर ये दरिया से कनेक्ट होता हो रास्ता और वहाँ पर फिर जो है उसकी कोई एट्रॉसिटीज़ नज़र आए हमें, तो देखते हैं। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस तहसील साहब? जी माशाल्लाह, ये एक ज़िंदगी का यादगार तजर्बा होगा हमारे लिए कि हम किस तरह कल रात को रवाना हुए हैं इस्लामाबाद से और बड़े लंबे सफ़र के बाद साउथ पंजाब में पहुंचकर भी हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ी है कि जो जायज़ हकदार हैं, मुस्तहकीन हैं, उन तक पहुँचे। तो ये एक लंबी कहानी है मुख्तसरन कि हमें जायज़ मुस्तहकीन तक पहुँचने में किस तरह अल्लाह ताला ने वसीला बनाया कुछ लोगों को कि उन्होंने हमें पहुँचाया। वरना यहाँ आकर जो हालात हमने देखे हैं कि मुस्तहकीन के बजाय वो लोग जो लूट मार पे यकीन रखते हैं वो ज़्यादा सड़कों पे हमें नज़र आए, और जहाँ से हम गुज़रते जा रहे थे वो भी हमारे साथ हमारा पीछा करते करते आ रहे थे। लेकिन हमारी कोशिश से हम जायज़ मुस्तहकीन तक पहुँचे और सारी टीम ने एक मुश्तरका एफ़र्ट के ज़रिए आधा माल हमने एक जगह पे अनलोड किया है और मुस्तहकीन को दिया। अब हम दूसरी जगह पे रवाना हो रहे हैं और बाकी माल जो है वो हम यहाँ के दूसरी बस्ती की जिसमें इस आफत की वजह से तबाही हुई है उन लोगों तक मदद पहुँचाने जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारी काविश को मंजूर फरमाए और यहाँ के जो मुतासरीन है अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानियाँ अता फरमाए और उनको ख़त्म करने में मदद अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।
रहा है कि तजर्बा है भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा ओवरऑल। तो वैसे ये है कि काफ़ी ऊँचनी नज़र आई और काफ़ी बुरी तरीके से इलाका तो इम्पेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली और बहुत से लैशेस नज़र आते हैं आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी अव्वल तो। और जितनी भी कोशिश करें एक चीज़ को पहले अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर लेते तो बहुत बेहतर था। इतनी जानें भी चली गई और जो सब कुछ हो गया उसके बाद जितनी भी कोशिश कर लें हम उसका पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। और स्पेशली एक भी जान अगर चली जाए तो उसको पूरा करना शायद हमारे लिए तो नामुमकिन ही है। तो बस सर साहब, सर आपका कैसा तजर्बा रहा? हाँ, तजुर्बा तो ये है कि दो पहलू हैं इसकी। एक तो ये है कि जो तबाही देखी है, जहाँ पानी चढ़ा है और जिस तरह से लोगों के ये मुश्किलात आई और हमारी फसलें जिस तरह से तबाह हुई, तो यकीनी बात है कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है और इसका अफसोस है। और हमें इस बात की खुशी है कि चलो कम से कम हमारी टीम ने इस सिलसिले में जो तैयारी की और इनके लिए मदद के लिए आए, तो अल्लाह ने तौफीक दिया कि और ख़ास करके हम उनके बहुत मशकूर हैं जिन लोगों ने फ़ंड दिया इतने थोड़े से मुख्तसर वक्त में, कि उनकी कंट्रीब्यूशन से ही यहाँ तक पहुँचे। तो हर लिहाज से हम समझते हैं कि अभी हमारा माशरा ज़िंदा है और इंसानियत की खिदमत करने के लिए तैयार खड़ा होता है। तो ये एक बेहतरीन तजुर्बा है कि कम से कम हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारी निगेटिविटी है, वहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोग मुखलिस हैं और बुरे वक्त में काम आने का उनके अंदर जज्बा पाया जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करे। एक जगह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वहाँ पर लोग थे, अब हम ये दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं ताकि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन तक चीज़ें पहुँचें, बजाय इसके कि हम सिर्फ इस तरह से, क्योंकि हमने वहाँ जो बात हुई उसमें ये बात सामने आई कि बहुत सारे लोग ला करके जो है ना इसी तरह से सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए चीज़ें बांट देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है जो सामान आया है वो उन पर कब्ज़ा कर लें। ये एरिया जो हम देख रहे हैं, ये आप देखिए सारी फसलें, ये कपास की फसल है, ये सारी तबाह हो गई है। फिर उसके साथ वो घर सामने आपको नज़र आ रहा होगा, घर सारा डूब गया है। और एक मिनट, ये यहाँ पे सैलाब की एट्रॉसिटीज़ हमें बिल्कुल नज़र आ रही हैं कि कपास की फसल सारी ये तबाह हुई हुई है। घर मिट्टी के वो किस तरह से यहाँ पे टूट फूट गए हैं सारे, और लोग लगे हुए हैं कोशिश में अब दोबारा से किसी तरीके से अपने मामलात को दोबारा से रिपेयर करने के। लेकिन कपास की जो फसल है वो जो देखने में आया राजनपुर के एरिया में, यहाँ पर फाजिलपुर में, लसा में और जहाँ जहाँ हम ये अंदर ही अंदर गाँवों में जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। ये भाई साहब लगे तो हुए हैं इसको। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मकसद होता है और वो मकसद उसको इंस्पायर करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको आगे बढ़ने की एक एनर्जी देता है। हमेशा जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ तो जो उससे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है और जो इत्मीनान है ना, वो किसी और एक्टिविटी में नहीं मिलता। ऑल्दो मैं अपने शौक के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत करता रहता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता रहता हूँ, लेकिन उन सब में वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस किस्म की वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में हर किसी का दिल नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आई वॉज फीलिंग क्वाइट सेटिस्फाइड कि जो अपने इन बहनों भाइयों की ऐसी सिचुएशन में मदद करके
एक चीज़ जिसका दुख हमेशा ऐसी एक्टिविटी में रहता है तो ये कि आप जितना हेल्प करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, जितने लोगों को हेल्प करना चाहते हैं उतनों को नहीं कर पाते। वो एक लिमिटेशन वो बड़ा वहाँ पर उन लोगों में जाकर आप वो दुख का एहसास में मुब्तला कर देती है। क्योंकि आप घर बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप उन लोगों में होते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि यार उनको भी कुछ मिलेगा, और तो दिल तो करता है कि किसी तरीके से इनकी सारी ये परेशानी को दूर कर दे बंदा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने वसाइल नहीं होते हमारे पास कि हम ऐसा कर सकें। लेकिन कोशिश इंसान के हाथ में है, वो हमें करते रहना चाहिए और यही कोशिश इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इरादा है कि नेक्स्ट, क्योंकि इस इवेंट से हमें बहुत सीख मिली है और बहुत सी रियल टाइम फील्ड में इंफॉर्मेशन मिली है कि नेक्स्ट इन लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो फौरी इसके बाद वापस जाने के बाद से हमारी एफर्ट स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जिसमें हम मेडिसिन लेके जाएंगे, कैंप्स लेके जाएंगे, जूते लेके जाएंगे, कपड़े लेके जाएंगे और कैश ये भी वहाँ पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्लस मच्छरदानियाँ। तो वो तमाम तर फीडबैक जो इस इवेंट का रहा इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट उसमें लॉट में हम यूज़ करेंगे और वो जाके हम इन डिजर्विंग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये गांव हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप था। बहुत आसान होता है कि आप कहीं पे चीज़ देने जा रहे हैं और थक भी जाता है बंदा, सफ़र से ही बहुत थक जाता है, फिर वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और उसके मसाइल धक्का मुक्की जो चल रही होती है उससे दिमाग खपा के वो भी थक जाता है। लेकिन असल मकसद तभी है कि जब आप उन लोगों तक पहुँचें जो वाकई इस इमदाद के हकदार है, प्लस आपने जिन डोनर्स ने आप पर एतमाद किया है, आपकी जिम्मेदारी लगाई है, तो उनके साथ भी इंसाफ यही है कि आप एफर्ट करके वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर देने के बाद और इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो गांव है वहाँ पे पहुँचते हुए हमें अंधेरा हो गया था, तो वहाँ की सच कोई वीडियो तो नहीं बन पाई, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसके बाद हम इमदाद की तरफ से तो टोटली ख़त्म हो गए थे, और फिर हमने यहाँ से निकल के थोड़ा बाहर निकल के मेन रोड के ऊपर, जिसको पहुँचते हुए भी हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा था, वहाँ पर निकल कर फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर वापसी का सफ़र इख्तियार किया। बहुत इत्मीनान था इस चीज़ का कि जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से पूरा कर दिया। और तो आखिर में बहुत शुक्रिया उन डोनर्स का जिन्होंने हम पर एतबार किया और हमें इमदाद के लिए पैसे दिए, और हमने उनके इस एतमाद को सामने रखते हुए इन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाई। अभी ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो तबाही है वो बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा हम खुराक फूड बैग्स वगैरह लेके गए थे और फूड बैग्स बहुत से लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि मेडिसिन की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्किन की बीमारियाँ हो रही हैं, मलेरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पानी वहाँ पे उसको क्लियर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए वो पिल्स वगैरह वो चाहिए, तो मेडिसिन की ज़रूरत है। दूसरा मच्छरदानियों की ज़रूरत है, सर्दियाँ आ रही हैं तो ब्लैंकेट्स की ज़रूरत होगी, तलाइयों की ज़रूरत होगी, जूतों की ज़रूरत है। तो ये सारे आइटम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा उसमें हम ये वाली चीज़ें लेके जाएंगे। अगेन रिक्वेस्ट तमाम मुखय्यर हजरात से कि जो इस वक्त में इन हमारे बहनों भाइयों की मदद करना चाहते हैं तो वो डोनेट करें, तहसीन साहब से रब्ता करें, ताकि फिर हम इस काबिल हों कि हम दोबारा से जाके वहाँ पर हकदारों तक उनका हक पहुँचाएं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।